गायनाकोलॉजिकल सर्जरीज एंड ऑपरेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर किसी फीमेल की ना ड्यू टू एनी रीजन किसी भी वजह से जनाब स्टेक्टमी हो, तो देन मेंसेस आने का तो यहाँ पे जनाब फिर सवाल ही नहीं ना पैदा होता। ठीक है, स्टेक्टमी अगर आपने यूट्रस ही रिमूव कर दी तो फिर तो यहाँ पे लिख लें किसी भी वजह से अगर उसको कैंसर है, ठीक है, तो कैंसर की वजह से जनाब क्या किया, स्टेक्टमी कर दी है, तो फिर तो मेंसेस आने का सवाल ही नहीं बनता। तो आप लोग लिख लें जी स्टेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर आप लोग लिखें जनाब इसमें, या फिर एंडोमेट्रियल अब्लेशन, एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल अब्लेशन, एंडोमेट्रियल अब्लेशन। एंडोमेट्रियल अब्लेशन में ना बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर आप मैश जो है ना एक जाली सी इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से बाद में फिर मेंसेस नहीं आते। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आप लोग करेंगे इसको डिटेल में। अच्छा, उसके बाद है जी आपके पास ओफेरेक्टमी, ओफेरेक्टमी। अच्छा, ओफेरेक्टमी का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ ओवरीज अगर आप कर दें तो फिर भी नहीं आएंगे मैसेज, रिमूवल ऑफ ओवरीज, तो फिर भी आप लोगों को पॉइंट ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, रीजन इफ डन जनाबली आपके पास ये वाली जो सर्जरीज है, तो ये आपको पॉइंट। अच्छा, एक आप करते हैं, मैंने पहले भी आपको कई दफा बताया हुआ है, इसके रिलेटेड आपके पास है एक नोट लिख लें कि अगर आप कर दें TAH। अच्छा, ये सारी चीजें आपने फिर हिस्ट्री में पूछी होती हैं, ठीक है। TH विद BSO, इसका मतलब क्या है? टोटल अब्डोमिनल हेस्टेक्टमी विद बाइलेटरल सल्फिंगो ओ ओफोरेक्टमी। ठीक हो गया जी प्रोसीजर। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। इसमें आप यूट्रस भी रिमूव कर देते हैं, फ्लोपियन ट्यूब्यूल भी रिमूव कर देते हैं, आप जनाब अली ओवरीज को भी रिमूव कर देते हैं। ये एक प्रोसीजर है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर लिखें नंबर 6 पे, नंबर 6 पे आप लोग लिखेंगे इसमें गायनाकोलॉजिकल या पेल्विक प्रॉब्लम, लिखें गायनाकोलॉजिकल या फिर बल्कि इसको लिख लें ओवरी डिसऑर्डर्स, लिख लें ओवरी डिसऑर्डर, ओवरी डिसऑर्डर। अब ओवरी डिसऑर्डर में आप लोग लिखेंगे, बुक में लिखा हुआ है, ओवरी डिसऑर्डर में आप लोग लिखेंगे जनाब अली इसको, एक आपके पास कंडीशन है प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। ये आपने प्राइमरी एमेनोरिया में भी किया था, ये प्राइमरी एमेनोरिया भी करवाती है। प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी इसी का नाम है, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, या फिर इनसफिशिएंसी भी इसी का नाम है। और ये आप लोगों ने इसको डिटेल में किया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, देखें कुछ फीमेल्स होती हैं उनको जनाब अली मिनार्की तो हो जाती है, मतलब फर्स्ट मेंसेस उनको आ जाता है, लेकिन 40 ईयर से पहले पहले ना दोबारा मेंसेस आना उसके मतलब के स्टॉप हो जाते हैं, तो इनको एक तरह से प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि टाइम से पहले, ठीक है। अगर देखें इसमें दो तीन चीजें आपने याद रखनी है, इसमें दो तीन आपके साथ पॉइंट्स होंगे जिनको आपने याद रखना है। अगर तो हाइपोथैलेमस का इशू हो, किसका प्रॉब्लम ऑफ हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम, नंबर 1 लिखें हाइप, ये पॉइंट लिखिएगा प्लीज, जरा नोट कर लें, इसको नोट करें। अगर तो आपके पास प्रॉब्लम हो हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम, हाइपो इफ हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम, अगर तो हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम है ना, तो गनेटोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन आपके पास क्या हो जाएगा यार, देखें इसमें आपके पास जो GnRH होगा ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब GnRH डिक्रीज होगा तो वहां पे डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, डिक्रीज FSH एंड LH, ये भी आपके पास डिक्रीज हो जाएंगे। और कहाँ से, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी से ये भी डिक्रीज हो जाएंगे। जब ये डिक्रीज हो जाएंगे तो देन आपके पास जो गोनेड्स हैं, गोनेड्स जनाब गोनेड से आपके पास नो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, मीन के एस्ट्राडायोल एस्ट्रोजन भी नहीं आपके पास होगा।
देन गोनेट्स नो प्रोड्यूस आपके पास सेक्स हार्मोन भी नहीं आपके पास, मतलब क्या, आपके पास जो जनाबेली एस्ट्रोजन है ये भी नहीं आपके पास जनाबेली आएगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, ये तो इसके साथ हाइपोथैलेमस के साथ। नंबर 2, अगर आपके पास कंडीशन आ जाए इफ ओवरी, लिखें प्लीज, इफ ओवरी प्रॉब्लम, अगर तो ओवरी का जनाबेली क्या है, प्रॉब्लम है, अगर ओवरी का प्रॉब्लम है तो फिर क्या होगा, फिर देख लें। अगर ओवरी का इशू है लेकिन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपके पास ठीक है, हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ओके, अगर ये ठीक है तो देन क्या होगा, देन जनाबेली इंक्रीज एफएसएच एलएच, क्या ख्याल है, इंक्रीज गनेटोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, बट डिक्रीज, आपके पास डिक्रीज क्या होगा, एस्ट्रोजन, बट डिक्रीज एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ये भी आप लोगों को एक पॉइंट का पता होना चाहिए। तो बेसिकली अब इसमें ना प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में ओवरीज आपके पास काम नहीं करती, ठीक है, ओवरीज आपके पास काम नहीं करती। इनमें प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में आपके पास ये वाला ठीक हो, हाइपोथैलेमस भी ठीक है, ये पिट्यूटरी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके पास ये ओवरीज की प्रॉब्लम होती है, ठीक होगा। तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है लैब्स के अंदर, जब भी आपके पास इंक्रीज एफएसएच आ जाए, एलएच आ जाए, ग्रेटोट्रोफिक आ जाए, लेकिन एस्ट्रोजन आपके पास डिक्रीज आ जाए, तो उस टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है जी, ये प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर है, और इसका मैंने आपको पॉइंट बताया हुआ है। और जब ये नहीं होगी तो भाई एमनूरिया तो होगा, ठीक है, एमनूरिया तो फिर आपके पास होगा, तो ये आपके पास सेकेंडरी एमनूरिया हो सकता है, ठीक है। प्री मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल कैन लीड टू द प्राइमरी एमनूरिया एज वेल एज सेकेंडरी एमनूरिया, कैन लीड टू कैन लीड टू प्राइमरी एमनूरिया, प्राइमरी एमिनोरिया, ये प्राइमरी एमनोरिया करवाती है, प्लस सेकेंडरी एमनोरिया, तो ये दोनों आप लोगों को पॉइंट इसके पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी नंबर 7 पे। नंबर 7 पे आप लोग लिखेंगे इसमें ड्रग इंड्यूस सेकेंडरी एमनोरिया, लिखें प्लीज, कुछ ड्रग्स आपके पास हैं, लिख लें, ड्रग्स ड्रग्स इंड्यूस ड्रग इंड्यूस सेकेंडरी एमनोरिया, ड्रग इंड्यूस सेकेंडरी एमनोरिया। यार रखिएगा कि ये जो कुछ ऐसी ड्रग्स आपके पास हैं जिनकी वजह से आपके पास जो है ना एमनूरिया हो सकती है। एक आपके पास लिखें प्लीज इसमें, इस तरह के ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल बेसिकली क्या करती हैं, याद रखिएगा, शट डाउन टू द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, शट डाउन शट डाउन टू hypothalamus shut down to the hypothalamic pituitary axis, पिट्यूटरी एक्सिस, तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। फिर इसके अलावा आपके पास क्या है, लिखें प्लीज इसमें, डेनजोल, डेनजोल एक ड्रग का नाम है, इसके बारे में याद रखिएगा कि इस ये क्या है, लिखें इसमें कि इज एन डेनजोल इज एन सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। तो जी डॉक्टर इस्लाम, ये समझ आ रही है ना? हाँ जी, आपको समझ आ रही है? अच्छा, इस एन सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन, देखें अगर किसी फीमेल को, जनाब अली याद रखिएगा, इसके बारे में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अगर किसी फीमेल को आप ये ड्रग देते जाए ना, अगर किसी फीमेल को जनाब अली ओरली आप टेस्टोस्टेरोन देना स्टार्ट करें, तो इससे भी आपको हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस आपके पास क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा, तो लीड टू शट डाउन शट डाउन कैन लीड टू शट डाउन ऑफ, हाँ जी, हाइपोथैलेमिक
हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस आपके पास क्या होगा, इसमें भी डिक्रीज हो। तो ये भी आपने पॉइंट इसमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद कुछ आपके पास है, याद रखिएगा, GnRH एनालॉग्स, GnRH एनालॉग्स। तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका आप लोगों को पता होना, जस्ट लाइक लिख लें प्लीज, आपके पास ना कुछ ड्रग्स हैं, आप लोग इंशाल्लाह ये करेंगे, जस्ट लाइक, हाँ जी, गोसरलीन, जस्ट लाइक गोसरलीन एंड बोसरलीन, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों ड्रग्स हैं इनकी तरह ये GnRH एनालॉग्स हैं। और ये अब क्या चीज है, ये इनका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दे आर occupying GnRH रिसेप्टर ऑन, हाँ जी, पिट्यूटरी, ऑन पिट्यूटरी, दे आर occupying GnRH, हाँ जी, ऑन पिट्यूटरी, ठीक होगा जी, एंड इनहिबिट देम। ये भाई इनके रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके पास फिर मतलब कि FSH नहीं होगा और एमेनोरिया होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा फिर कुछ आपके पास और भी ड्रग्स हैं, कुछ और ड्रग्स है जो आपको पता होना चाहिए, जिस तरह के डाइजोक्सिन, जिस तरह के स्मिटेडीन, आपके पास है जी स्मिटेडीन, जनाब अली आपके पास है कीटोकोनाजोल, आपके पास है जनाब अली स्पायरोनोलेक्टोन, आपके पास आइसोनायाजिड, ये सारी की सारी। तो भाई ये जो मतलब कीटोकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग, अच्छा ये जितनी भी ड्रग्स है ना, ये सारी क्या है, दीज ड्रग्स लिख लें प्लीज, दीज ड्रग्स हैविंग, हाँ जी, दीज ड्रग्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक स्टेरॉइड्स, स्ट्रक्चर लाइक स्टेरॉइड, जिस तरह आपके पास स्टेरॉइड नहीं है, सेम उसी तरह ये भी आपके पास होती है, ठीक है। तो मतलब स्टीरोल इन ओरिजिन, ये जो है ना, दीज ड्रग्स एक तरह से आप लिख सकते हैं हैविंग स्टीरोल इन ओरिजिन। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा जी, मतलब क्या कि ये भी क्या करती हैं, ये शट डाउन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, लीड टू लीड टू शट डाउन लीड टू शट डाउन हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। यार ये आप लोगों को पता क्यों पता होना चाहिए, जब भी आपके पास ये फीमेल आए कंप्लेन लेके कि डॉक्टर साहब मुझे 3 मंथ से 4 मंथ से 5 मंथ से मेंसेस नहीं आ रहे, तो फिर आपने हिस्ट्री के दौरान ये जरूर पूछना है कि आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे, आपकी रिसेंटली जनाब अली कोई सर्जरी तो नहीं हुई, आपकी जनाब अली कोई थायराइड का मसला तो नहीं है, गले का मसला तो नहीं है, आपने को जनाब अली कोई प्रेगनेंसी तो नहीं जा रही। ये सारी चीजें आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर प्रॉपरली पूछनी होती है, ठीक है। बट यार कि रियलिटी में तो ये स्टेरॉइड्स नहीं है, ये जो ड्रग्स हैं रियलिटी में स्टेरॉइड्स तो नहीं है, लेकिन इनका मतलब कि स्टेरॉइड लाइक इनका मैकेनिज्म तो नहीं, लेकिन इनका जो ओरिजिन है ना, जो स्ट्रक्चर है, वो आपके पास किस तरह का है, स्टेरॉइड की तरह है। तो अगर बाहर से स्टेरॉइड्स आप देंगे तो इंटरनल स्टेरॉइड आपके पास क्या हो जाता है जी, स्टॉप हो जाता है। ये भी एक तरह से आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, एक कंडीशन है, उसका जी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। इसमें आप लोग ना एक कंडीशन और भी याद रखेंगे, ओवरी के अंदर ही वो कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। नंबर 2 पे लिखें पीकॉस, आप लोग लिखें पी कॉस भी इसको कहते हैं, या फिर आपके पास है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये दो कंडीशंस आपको
अच्छा, ये जो पिकॉस है ना, इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि वैसे तो मैंने इसका आपको क्ल्यू बताया होगा ना। क्ल्यू तो आपके पास है जी, एक यंग फीमेल है, ओबीज है, एमेनोरी है, हिर्सुटिज्म है, ठीक है। तो लिख लें जरा, यंग फीमेल। बाकी तो आपने ये अभी डिटेल में करना है। यंग फीमेल होती है ये, 90.9% ये ओबीज फीमेल होती हैं। और जनाबे वाली एमेनोरिया, इनका चेहरा होता है। और प्लस इनमें यंग फीमेल है, ओबीज है, एमेनोरिया होता है। तो इनके साथ हर सूटिज्म जनाबे चेहरा होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से, अच्छा इनकी जो लैब्स है ना, याद रखिएगा कि पिकोस के अंदर एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होता है। और लैब्स की अगर बात करें, जब भी आप लैब्स कराते हैं, डिक्रीज एफएसएच, और आपके पास इसमें क्या होता है कि इंक्रीज एंड्रोजन, एंड्रोजन इंक्रीज और डिक्रीज एफएसएच। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसकी लैब्स में भी मिलेगा। ये है जी हर्सुट आपके पास पिकोस के बारे में, और इसका भी आपको जो है ना पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी आगे। तो इसमें ना अब आप लोग लिखें जी नेक्स्ट नंबर, आपको ये 7 और 8 लिखें, नंबर लिखें 8, नंबर 8 आप लोग लिख लें इसमें। और नंबर 8 पे आप लोग लिखें इसके मेडिकल कॉजेस। कुछ मेडिकल आपके पास कंडीशंस हैं जिस तरह के मैंने, बल्कि इसको इस तरह करें, इसको इस तरह करें, यहाँ पे ना आप लोगों ने लिखी थी एंडो, हाँ जी, यहाँ पे आपने लिखी थी ना एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, और एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स में आपने लिखा नंबर 2 शहान, और नंबर 3 इसमें लिखें प्लीज। इसमें लिखें नंबर 3 पे आप लोग लिखेंगे थायराइड डिसऑर्डर। आपके पास मैंने आपको लिखवा भी दिया है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं। इसमें आप लोगों को पूछना है इसके बारे में, कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम लिख लें इसमें। और इसमें आप लोग लिखें जनाब अली पिट्यूटरी ट्यूमर वगैरह, वो आप लोगों को एक तरह ये मेडिकल कॉजेज में भी आ जाते हैं, ठीक है। वही आपके पास पॉइंट्स है। अच्छा, इसमें एक आपके पास और भी पॉइंट आता है, नंबर 4 पे आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें आ जाता है जी एक पॉइंट जिसका नाम है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया कैन लीड टू, हाँ जी, जिसमें आपके पास क्या होता है, एंड्रोजन सेक्रेटिंग ट्यूमर है। और मोर कॉमन अराइजेज फ्रॉम द ओवरीज एंड द, हाँ जी, ये आपके पास क्या है, एंड्रोजन, एंड्रोजन सेक्रेटिंग, एंड्रोजन सेक्रेटिंग ट्यूमर, एंड्रोजन सेक्रेटिंग ट्यूमर, मोर कॉमन, मोर कॉमन अराइजेज फ्रॉम, मोर कॉमन अराइजेज फ्रॉम ओवरीज, या फिर आपके कहाँ से, एड्रीनल से। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। सो बहरहाल आगे, अच्छा यार, ये जो कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ये बेसिकली होता किस तरह, ये इसकी वैसे तो डिटेल आपके पास है, डिटेल मैंने आपको करवाई है एंडोक्राइन में, डिटेल इसकी एंडोक्राइन में आप लोगों ने की हुई है। लेकिन अभी एंड पे थोड़ा सा मैं इसका बता दूंगा आप लोगों को, इसके कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के साथ, ठीक है, जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये एंडोक्राइन में पहले किया हुआ है। अब उसके बाद कुछ लिखें, आपके पास है मिसलेनियस काजेज है, नंबर 8 पे लिखें, नंबर 8 पे आप लोग लिखें मिसलेनियस काजेज। मिसलेनियस काजेज में जो आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अंदर है जी पेल्विक, पेल्विक रेडिएशन, पेल्विक रेडिएशन, सीडो, पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस, पेल्विक ट्यूब ट्यूबरक्लोसिस। इसमें आपने याद रखना है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, सीडो, सीडो
सिडोसिसिस। अच्छा ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं सिडोसिसिस की थोड़ी सी ना। तो ये एक फॉल्स प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। तो अब आप लोग इस तरह करें कि हेडिंग दे दें सिडोसिसिस की, हेडिंग दें सिडोसिसिस पे ना एक नोट लिखें। सिडो का मतलब फॉल्स है, सिसिस में एक प्रेगनेंसी। इसमें ये आपके पास एक फॉल्स जो है ना प्रेगनेंसी को कहा जाता है, तो इसके बारे में लिख लें कि फॉल्स प्रेगनेंसी, फॉल्स प्रेगनेंसी। ठीक हो गया जी। अच्छा इसमें क्या है कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एक साइकेट्रिक इलनेस, एक डिसऑर्डर है। इसके बारे में पॉइंट्स लिख लें कुछ कि ये आपके पास क्या है, इज एन साइकेट्रिक, इज एन साइकेट्रिक इलनेस, या फिर आपके पास क्या है, डिसऑर्डर है। ठीक। अच्छा इसमें आप लोग लिखेंगे कि इसमें होता क्या है, इन विच पेशेंट हैज अ डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब बिलीव होता है उसको, दैट शी हैज प्रेगनेंसी। उसको ये बिलीव होता है कि भाई मेरी जो है ना प्रेगनेंसी चल रही है, ठीक है, फॉल्स बिलीव है। बट एंड सिडो सिसिस generally, pseudocysts generally affect to infertile, generally affect to infertile female, infertile female when menopause, when menopause occur। ठीक होगा जी। शी बिलीव, इनका ये यकीन होता है, शी बिलीव it is gestational, it is gestational amenorrhea। इनको पता होता है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से जो है ना एमेनोरिया इनको, ठीक है। बट abdominal distension, abdominal distension is produced by ingestion of ear, जिसको आप कहते हैं एरोफेगी, एरोफेगी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा इन फीमेल का जब करते हैं टेस्ट, बट बीटा HCG या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ना इज नॉर्मल, इनकी नॉर्मल होती है, क्योंकि भाई फॉल्स बिलीव है ना, प्रेगनेंसी तो होती नहीं है। तो ये है जी सारी की सारी इसकी इटियोलॉजीज। आप लोगों को इटियोलॉजीज का पता होना चाहिए, ये बुक से इसको जरा रीड आउट कर लेते हैं, इटियोलॉजीज को देखें। सेकेंडरी एमेनोरिया, इसमें जनाबिली आपके पास क्या है, एब्सेंस ऑफ द मेंसेस फ्रॉम द 6 कंसेक्टिव मंथ्स इन वुमेन हु हैव पास्ट मेनॉर्की। इटियोलॉजी इंक्लूड क्या है, प्रेगनेंसी है, ओबीस है, ओवरी में क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया। अच्छा जी, कीमोथेरेपी वगैरह से भी। हाइपोथैलेमस में क्या है, नियोप्लाज्म फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया है, ये आप लोगों को पता है। इसमें एक्सरसाइज स्ट्रेस है, सिस्टेमिक इलनेस, डायबिटीज टाइप 1 है। अच्छा ये कर लीजिएगा जरा। और सीलियक डिजीज में भी ये भी पॉइंट ऐड करिएगा प्लीज। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है, एडिनोमा है, प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग, ये मैंने आपको बता दिया। सेलर मेंसिस, और आपके पास क्या है जी, इसमें शिहान सिंड्रोम एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म मैंने आपको बता दी, यूट्रस में अशर सिंड्रोम है, और सर्वाइकल स्टेनोसिस है। ये सारे के सारी इसकी इटियोलॉजी थी। बाकी अगर कोई पॉइंट आपका मिस है तो बताएं प्लीज, या कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर है? ओके। हेडिंग दे दें मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया, हेडिंग दे दें मैनेजमेंट। पहले आपने इटियोलॉजी की बात की है, अभी आप लोग बात कर रहे हैं जी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया।
सेकेंडरी एमेनोरिया की आप मैनेजमेंट की बात करेंगे कि आपने इसको मतलब कि कैसे ट्रीट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको करेंगे जी, कंफर्म करेंगे बाय इन्वेस्टिगेशन। नंबर 1 आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको करेंगे जी, इसका बनाएंगे डायग्नोस। आप इसको डायग्नोसिस करेंगे इसका, या फिर इसको आप लिख लेते हैं जी इन्वेस्टिगेशन। तो बुक ने काफ़ी आगे पीछे लिखा है, बाकी आप लोग अभी इसको इंशाल्लाह जैसे डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आप प्रॉपर इसकी जो है ना हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिन करेंगे। नंबर 1 आप लोग क्या करेंगे, प्रॉपर प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे आप, एंड इसका क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिन करेंगे, फिजिकल एग्जामिन करेंगे। तो ये आप लोगों को ये तो पॉइंट आपके साथ होना चाहिए। फिर जो नंबर 2 पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है ना, आपको ये पता, ये एमसीक्यू मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अभी इसका केस भी एक लिख लेंगे कि फर्स्ट लाइन प्रेगनेंसी टेस्ट। फर्स्ट लाइन आप लोग क्या करेंगे जी, फर्स्ट लाइन टेस्ट जो आपके पास होना चाहिए, फर्स्ट लाइन जो टेस्ट है वो आप लोग करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट। तो आप लोग करवाएंगे जी पेशेंट का प्रेगनेंसी टेस्ट, और प्रेगनेंसी टेस्ट में आप लोग क्या चेक करते हैं, बीटा HCG। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ह्यूमन कोरियोनिक गनेडोट्रोफिक। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। नंबर 3 पे क्या करेंगे, अच्छा मैं आपको बताऊंगा सारे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को पता है। एक तो हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए, सेकंड पे ये एमसीक्यू तो आपको पता नहीं, थर्ड पे ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग करते हैं क्योंकि आपको पता है कि टीबी वाले भी सम टाइम पेशेंट आते हैं, तो आप लोग इसके चेस्ट एक्सरे भी कर लेते हैं। चेस्ट एक्सरे आप तब करते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री अगर मिल जाती है फॉर टीबी, अगर तो टीबी की हिस्ट्री आपको मिलती है तो देन आप लोग ये कर लेते हैं, बाकी इतना वो नहीं है। अच्छा, फिर नंबर 4 पे आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग करते हैं जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं अब्डोमिनल एंड पेल्विस, अब्डोमिनल एंड पेल्विस, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं ना, तो आप लोग देख रहे होते हैं किस चीज़ को, ओवेरियन ट्यूमर को। हाँ जी, रिवील या असेस, रिवील या फिर आप असेस कर रहे होते हैं किस चीज़ को, जनाबे अली ओवेरियन ट्यूमर को, ओवेरियन ट्यूमर, या फिर आप लोग इसको कर रहे होते हैं पीकोस, पीकोस या पीसीओडी। ठीक होगा जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके साथ नंबर 5 पे आप क्या करते हैं, नंबर 5 पे याद होना चाहिए कि आप लोग करते हैं जनाबे अली सिटी या फिर ब्रेन एमआरआई। क्या करते हैं, ब्रेन ब्रेन एमआरआई करते हैं। वो किस लिए करेंगे आप लोग, हाँ जी, आप इवालुएट करेंगे पिट्यूटरी ओरिजिन को, हाइपोथैलेमस को, इवालुएट टू पिट्यूटरी इवालुएट टू ओरिजिन पिट्यूटरी ओरिजिन, और या एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने फंक्शन हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया की बात की है ना, आप लोगों ने पिट्यूटरी एडिनोमा की बात की है ना, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे दोनों दोनों एरियाज को। फिर उसके बाद आप करते हैं जी जनाबेली एड्रीनल ट्यूमर के लिए ना, आप लोग सिटी या एमआरआई करते हैं। ठीक है, तो लिख लें इसमें नंबर 6 पे लिखेंगे कि भाई सिटी या फिर आप लोग एमआरआई ऑफ अब्डोमेन, ऑफ अब्डोमेन किस लिए करेंगे, फॉर एड्रीनल एड्रीनल ट्यूमर, क्योंकि ओवरीज का और एड्रीनल का जो है ट्यूमर आपके पास होता है, इसलिए आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आगे बात कर लेते हैं। आप लोग नंबर 6 पे करते हैं, नंबर 7 पे करते हैं एंडोस्कोपी ऑफ यूट्रस। ये किस लिए करते हैं, एंडोस्कोपी ऑफ यूट्रस।
इनमें जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एंडोस्कोपी ऑफ द यूट्रस आप कर रहे होते हैं फॉर एंडोमेट्रियल फॉर एंडोमेट्रियल अब्लेशन फॉर एंडोमेट्रियल अब्लेशन। तो ये भी आपके साथ पॉइंट यहाँ पे कर ली। एंड अडहियन एडहियन आप लोग एडहियन और अब्लेशन के लिए ये पॉइंट करते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों को पता है कि एंडोस्कोपी ऑफ द यूट्रस, मैंने आप लोगों को एडहियन के रिलेटिव बताया था एक सिंड्रोम, अभी थोड़ी देर पहले आपने बात किया, हैशरमैन सिंड्रोम। हैशरमैन सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम में आप लोग इससे एंडोस्कोपी से डायग्नोज भी करते हैं, इसी से ट्रीट भी करते हैं। डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट, इसमें आपके पास दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको 7 पॉइंट होना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 8 पे जो आपने पॉइंट याद रखना है ना, हार्मोनल हार्मोनल असेस। आप लोग क्या करते हैं, हार्मोनल असेस करते हैं। और इसमें आप लोगों को काफी सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, जिस तरह बुक में लिखा हुआ है कि भाई आप लोग क्या करते हैं, मयर करते हैं सीरम एफएसएच एंड एलएच, प्रोलैक्टिन टीएसएच। आप करते हैं कॉर्टिसोल के लेवल को चेक। आप करते हैं जनाब अली 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज प्रोजेस्टिरोन को भी चेक करते हैं। 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को भी चेक कर लेते हैं। 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो ये सारे इनके आप लोग सारे इनमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब केसेस लिखेंगे, इनकी इनकी जो इंटरप्रिटेशन है ना, इसी बेस पे आप लोग केसेस लिखेंगे। केस नंबर 1, भाई आपके साथ लैब्स आएंगी। अगर तो लैब्स आपके पास आ जाती है, आपने लैब करवाई, उसमें आ जाता है इंक्रीज एफएसएच एंड डिक्रीज एस्ट्रोजन तो आपके पास जो डायग्नोज होगा ना इससे, उसी टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे आपके पास जो डायग्नोज होगा, आपके पास होगा प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी ये आपके पास डायग्नोज होना चाहिए। या फिर आपके पास डायग्नोज होगा प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ये आपने डायग्नोसिस का बनाना है। अच्छा, इसके अलावा आपका इसमें डायग्नोस क्या होगा, इसमें आपके पास जो डायग्नोज होगा ना, अच्छा जी, इसमें एफएसएच के रिलेटेड, क्योंकि आपके पास जो है ना एफएसएच इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि उसने ओवरीज तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, पीछे से वो कहता है कि यार तुम तो एफएसएच को इंक्रीज करो ना, ठीक है। तो इसलिए आपके पास यहाँ पे एफएसएच का लेवल जो है इंक्रीज होता है, बिकॉज एस्ट्रोजन नॉट गिवन फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस को फीडबैक नहीं जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं केस नंबर 2 पे। जो केस नंबर 2 है ना, इसी तरह आपने केसेस याद देख लेने हैं, ठीक है। लैब्स वैल्यू आपके पास आएगी, और लैब्स वैल्यू में अगर आ जाए कि जनाबे अली एल एल एफ एस एच और एल एच रेशो इरेगुलरिटी अबनॉर्मेलिटी, एफ एस एच एंड एफ एस एच रेशो एल एच अबनॉर्मेलिटी, ठीक है। ये इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे भी इसको डिटेल में। इसमें ना मोस्टली ये जो एल एच है ना, इसका लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो डायग्नोज आपके बनता है ना, मतलब कि 3 रेशो, आपकी 3 रेशो जो है ना 1 बनती है जो, तो याद रखिएगा ये आपके पास डायग्नोज है किस चीज का, पिकोस का। डायग्नोस आपके पास पिकोस का बनता है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट इसका भी याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर केस नंबर आते हैं जी आपके पास थर्ड पे, जो केस है लिख लें इंक्रीज प्रोलैक्टिन
तो इंक्रीज प्रोलैक्टिन किसका डायग्नोज है, बताएं ना प्लीज। अगर लैब में आपके पास आ जाता है तो इंक्रीज प्रोलैक्टिन किसका डायग्नोज है, बताएंगे प्लीज। तो ये आपके पास जनाब अली डायग्नोज है। इंक्रीज प्रोलैक्टिन क्या करता है पता है ना आपको, इनहिबिट इनहिबिट ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को, ऐसे ही है ना। तो जब ये इसको करेगा तो डेफिनेटली आपके पास एफएसएच और एलएच का लेवल जो है ना क्या होगा, डिक्रीज होगा। एलएच भी आपके पास है, डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को पता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने याद रखना कि डायग्नोज आपका क्या है, हाइपर हाइपर प्रोलैक्टिनोमा। भाई प्रोलैक्टिनोमा के अंदर ये एक कैंसर एक तरह सा जो प्रोलैक्टिन इसका जिसमें प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग होती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इसका जो डायग्नोज है ना, इसका जो डायग्नोज आप करते हैं वो आप करवाते हैं ब्रेन एमआरआई, ब्रेन एमआरआई करवाते हैं। तो आप लोगों को उसी टाइम पता चल जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका तो एमसीक्यूज आता ही होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद केस नंबर लिखें, केस नंबर 3, केस नंबर 4 के साथ मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एफएसएच डिक्रीज है, एफएसएच डिक्रीज है और इसमें जनाब एलएच भी डिक्रीज है, प्रोलैक्टिन भी डिक्रीज है। मिक जितने भी हार्मोन है ना सारे के सारे डिक्रीज है, ठीक है। और हार्मोन डिक्रीज तो देन डायग्नोज विल बी, डायग्नोज आपके पास क्या होगा, शिहान सिंड्रोम। क्या होगा, शिहान सिंड्रोम। तो शिहान सिंड्रोम का इसलिए तो दूसरा नाम क्या है, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। इसलिए इसका सेकंड नेम क्या है, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इसमें आपके पास जनाबे अली अगर केस आ जाता है नंबर 5 पे, डिक्रीज डिक्रीज टीएसएच। तो डिक्रीज टीएसएच आपके पास किस में होगा, डायग्नोज आपका क्या होगा जी, डिक्रीज टीएचएच। ये डायग्नोज आपके पास है हाइपोथायरॉयडिज्म का, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये भी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया, ठीक है। अगर केस आपके पास आ जाता है इंक्रीज कार्टिसोल, इंक्रीज कार्टिसोल, तो डायग्नोज आपके पास क्या है, वो कुशिंग सिंड्रोम है। सॉरी, इसको डायग्नोज कर लें, डायग्नोज आपके पास क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। अच्छा जी, फिर आपके पास देखें डिक्रीज एफएसएच, आप लोगों ने कहा ना कि फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, जिसमें ये इंडिकेटर ऑफ पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक इश्यूज की या डिसऑर्डर की, ठीक है। अगर आपके पास दो चीजें आपने देखनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ना एक नोट करें प्लीज, एक नोट लिखें और इंपॉर्टेंट नोट कर लें। डिक्रीज एफएसएच जब भी आए ना तो ये एक तरह से इंडिकेटर फंक्शन हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, ठीक है। इंडिकेटर फॉर पिट्यूटरी डिसऑर्डर, किसके लिए, ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर फॉर पिट्यूटरी पिट्यूटरी डिसऑर्डर। ये एक तरह से पिट्यूटरी डिसऑर्डर के आपके पास इंडिकेटर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ना इसके साथ साथ चेक फिर करना होता है, इसको देखने के लिए ना फिर आपने चेक करना है दो चीजों को, इसी से फिर आपने डायग्नोज। अगर तो डिक्रीज एफएसएच है एंड इंक्रीज, हाँ जी प्लीज अपना माइक जरा ना ऑफ करिएगा आप, सॉरी, हाँ ओके। डिक्रीज एफएसएच है एंड इंक्रीज एंड्रोजन, एंड्रोजन इंक्रीज है, ठीक है। तो अब इस टाइम जो आपके पास डायग्नोज बनेगा ना वो आपके पास वही है पिकोस, ये पॉइंट।
बट अगर सिर्फ आपके पास FSH मतलब कोई डिक्रीज है, सिंपल FSH अगर डिक्रीज है, तो उस टाइम जो आपने डायग्नोज बनाना है वो फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया। तो ये 2-3 पॉइंट्स यार आप लोगों ने ना याद रखने हैं एक नोट के तौर पे। अगर तो डिक्रीज FSH और एंड्रोजन इंक्रीज है तो ये आपको उस टाइम पता होना चाहिए। तो मीन क्या कि एंड्रोजन एक तरह से टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पिकोस के अंदर आपको पता ना कि हर्सिटिज्म होता है, डी वॉइस होती है, यंग फीमेल होती है, ओबीज होती है, एमोनोरिया होता है। तो ये मैंने आप लोगों को क्लियो बीस का बताया हुआ है। अच्छा जी, फिर केस नंबर आ जाते हैं 7 पे। केस नंबर 7 पे है कि भाई इंक्रीज, देखें आपके पास अगर आ जाता है ना 21 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंसी, तो इस टाइम आपको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए, आपके पास जो डायग्नोस होना चाहिए ना वो कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, एंड साथ में इसके लिखे 17 अल्फा हाइड्रोक्सी भी लिखे, हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इसकी वजह से कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया आपके पास आ जाता है। ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। यहाँ तक जी इसकी है इन्वेस्टिगेशन। अब उसके बाद लिख लें इसका ट्रीटमेंट। अच्छा, इसको ना दरअसल इसको देख लें जरा, फर्स्ट बुक से ना रीड कर लें, कोई कोई पॉइंट इसका रहते होंगे। देखिए सबसे पहले आप मैयर द, अगर तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो आपने क्या करना है जी, इसको मैयर कर लें, मैयर करें FSH, TSH एंड प्रोलैक्टिन, ये तीनों हार्मोन। इंक्रीज FSH इंडिकेट द प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, मैंने बता दिया। इंक्रीज TSH हाइपोथायराइडिज्म, मैंने इंक्रीज किया ना। सॉरी, ये इसमें लिखे इंक्रीज, TSH आपके पास है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद और आपके पास इंक्रीज प्रोलैक्टिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ gonadotropin हार्मोन एंड LS FSH। तो ये मैंने आपको प्रोलैक्टिन एमा का बता दिया। पॉइंट्स टू अ पिट्यूटरी पैथोलॉजी, पिट्यूटरी पैथोलॉजी, ऑर्डर एंड MRI ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू लुक फॉर द प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, ये मैंने आपको बता दिया। इनिशिएट अ प्रोजेस्टिन, अच्छा 10 डेज ऑफ द प्रोजेस्टिन। अच्छा जी, उसके बाद है अल्गोरिथम ऑफ द डायग्नोस्टिक वर्कअप। ये अल्गोरिथम की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना आप लोगों के साथ है जी। प्रोजेस्टिन चैलेंज विथड्रॉल इंडिकेट द an ovulation that is probably caused by the non-cyclic gonadotrophic secretion pointing to the PCOS and idiopathic anovulation। अच्छा, इसको ज्यादा छोड़े। प्रोजेस्ट प्रोजेस्टिन चैलेंज, अच्छा नो ब्लीड विथड्रॉल ब्लीड इंडिकेट द यूट्राइन abnormality। अच्छा, ये आगे आप लोग इंशाल्लाह करेंगे, डोंट वरी। साइंस ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया, साइन ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें पोलीडिप्सी होता है, पोलीयूरी होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। या फिर हाइपरटेंशन, कंडक्ट 1 mg ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट टू द डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया। कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन, अच्छा जी, क्लिनिकल विरिलाइजेशन इफ प्रेजेंट मैयर टेस्टोस्टेरोन, आपके पास डाई हाइड्रोस्टिनो डाइओन एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अच्छा जी, पिकोस और कंजेनिटल हाइपर, ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मॉडरेट टू सीवियर लुक फॉर एन ओवेरियन एंड एड्रीनल। अच्छा, मोस्टली 1-2 पॉइंट है बस इसमें जो आपके साथ इसके मतलब के डायग्नोसिस में से रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ट्रीटमेंट आपने यहाँ से करना है यार, ये सारा ट्रीटमेंट आपने यहाँ से लिखना है। हाइपोथैलेमिक रिवर्स द अंडरलाइंग काज, आपने ना अंडरलाइंग काज को रिवर्स करना है। ये बात याद रखिए, जस्ट ट्रीटमेंट में अंडरलाइंग काज को रिवर्स करना है। इंड्यूस द एवोल्यूशन विद gonadotrophic इफ ट्राइंग टू कंसीव, अगर वो
मतलब कि वुमेन फीमेल कंसीव करना चाहती है तो देन आप मतलब कि क्या करते हैं, वही मैंने आप लोगों को इंजेक्शन के बारे में बताया था ना, तो गोनेडोट्रोपिन आप यहाँ पे इंजेक्शन इसको देते हैं ओवुलेशन के लिए। अच्छा, इफ नॉट, अगर वो नहीं चाहती तो फिर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल दे देते हैं। ट्यूमर्स के लिए आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, मेडिकल थेरेपी देते हैं फॉर प्रोलैक्टिनोमास। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज है। कार्बारगोलिन, ठीक है जी, कार्बारगोलिन। तो या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन, ये आपके पास है डोपा एगोनिस्ट है, ठीक है, डोपा एगोनिस्ट। तो ये मैंने आपको बात बताई है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में आप क्या करते हैं, ये लेस देन 40 ईयर्स ऑफ द एज अगर हो जाए, इफ द यूट्रस इज अगर तो यूट्रस प्रेजेंट है, ट्रीट विद द कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव या फिर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक हो गया जी। तो ये ट्रीटमेंट आपने यहाँ से यही लाइनें लिखनी है, तो इसमें और कोई बाकी मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसमें से प्लीज। देखें, इटियोलॉजी में प्रेगनेंसी को याद रखना है, ओवेरियन ओवेरियन डिसऑर्डर को आपने याद रखना है, जिसमें पिकॉस की बात की, प्राइमरी ओवेरियन ओवेरियन फेलियर की आपने बात की है। ठीक होगा जी। उसके बाद आप लोगों ने जनाबे वाली बात करनी है पिट्यूटरी ग्लैंड में। देखें, आपने हाइपोथैलेमस के इशू की बात की जिसमें नियोप्लेजिया ट्रोमा वगैरह भी हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की आपने बात की जिसमें प्रोलैक्टिनोमा हो सकता है। पिट्यूटरी प्रोलैक्टिनोमा के आपको मैंने ट्राइएड की बात बता दी है, मेनोरियल लॉस ऑफ लिबिडो, ग्लैक्टोरिया के मैंने आपको बात बताई। ग्लैक्टोरिया क्या होता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट होता है। शिहान सिंड्रोम की मैंने बात बताई। शिहान सिंड्रोम का जो सेकंड नेम है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है। थायराइड प्रॉब्लम की आपने बात की जिसमें हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें टीएसएच के लेवल ज्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद यूट्राइन डिसऑर्डर की आपने बात, जिसमें सर्वाइकल स्टेनोसिस की बात कर ली आप लोगों ने। और उसके बाद जनाबे अली आप लोगों ने ये सारे के सारे आपने फंक्शंस की बात कर ली। अच्छा, अब एक बात, ट्रीटमेंट तो आपने सारा वही करना है जो मैंने आपको बुक से बता दी है, वही लाइनें आपने लिखनी है। ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है। और एमसीक्यूज वो कर लीजिए ब्रोमोक्रिप्टिन वाला ना, ट्रीटमेंट आपके पास बुक वाला, ठीक है, वही बुक की लाइनें हैं। अच्छा जी, इसमें एक बात ये मैंने आपको बतानी है, कंजेनिटल अड्रीनल हाइपरप्लेजिया की। ठीक हो गया जी। तो कंजेनिटल अड्रीनल हाइपरप्लेजिया के बारे में आपने ना एक पॉइंट याद रखना है। देखें, ये आपके पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ठीक हो गया। बल्कि इसको ना एक डायग्राम से करते हैं, देख लीजिएगा। मैं आपको ना रिकॉल करने लगा हूँ कंजेनिटल अड्रीनल हाइपरप्लेजिया, क्योंकि ये हमने वैसे नॉर्मली कर लिया हुआ है एंडोक्राइन के अंदर, जस्ट ये आपकी एक रिवीजन है, ठीक है। अच्छा, ये हाइपोथैलेमस है ऊपर, नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ से अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है जिसका नाम है सीआरएच। ठीक होगा जी। तो सीआरएच जैसे आता है अंटीरियर पिट्यूटरी में, तो यहाँ से जनाबे रिलीज करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। जब ये हार्मोन आता है तो ये हार्मोन सेंड करता है सिग्नल किसके ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड के पास आपको पता है दो पार्ट्स होते हैं, इसका एक जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं, मैंने आपको ये बात बताई थी। उन 3 लेयर्स, एक का नाम, हाँ जी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, जिसका आपने कहा था जी एफ आर जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। अब ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये आपको पता है ना कि ये जनाबे एल्डो को रिलीज करती है, एल्डो को। ठीक होगा जी। और ये आपके पास जो है ना एंड्रोजन को करती है, एंड्रोजन को रिलीज। और ये जो आपके पास है ये कोर्टिसोल को रिलीज करती है। ऐसे ही है, किसको, कोर्टिसोल को एक तरह से ये आपके पास रिलीज करती है। तो ये तो आपको पॉइंट पर अच्छे अच्छे मतलब ये आपके पास है जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलेटिस। अच्छा जी, अब होता क्या है, देखें, अब वो हार्मोन, वो एंजाइम्स जो ये आप लोगों ने एंजाइम्स की बात करी थी, जो 3 मेन एंजाइम आपने पढ़े थे ना, एक ये सारे के सारे जो एंजाइम्स थे, ये एंजाइम आपके बनते थे कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल से आप लोगों ने ये बात की, जिस तरह आपने मतलब 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम पढ़े थे, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अगर इन एंजाइम में से कोई भी मसला आ जाए तो आपके पास ना तो एल्डोस्टेरोन बनेगा, ना एंड्रोजन बनता है, ना कॉर्टिसोल बनता है। इन केस सपोज कर लें कि अगर ड्यू टू एनी रीजन किसी भी वजह से एक एंजाइम की जो है ना वो डेफिशिएंसी है, यहाँ पे एक एंजाइम की जो है ना डेफिशिएंसी, फिर आपके पास क्या कॉर्टिसोल बनेगा? नहीं। नॉर्मली ये जो कॉर्टिसोल है, ये कॉर्टिसोल नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और इस हाइपोथैलेमस को।
कि भाई अब बात करो, ठीक होगा जी। अब बात करो, जब बन जाता है ना, यहाँ से बन जाता है कॉर्टिसोल, तो ये इसको देता है कि भाई अब बात करो। लेकिन अगर आपके पास जनाबे अली वो एंजाइम जिसने कॉर्टिसोल को बनाना था, वो एंजाइम ही डेफिशिएंसी है, वो एंजाइम ही नहीं है, फिर क्या आपका नेगेटिव फीडबैक मिलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को? क्या नेगेटिव फीडबैक मिलेगा हाइपोथैलेमस को? नो, नहीं मिलेगा। अब वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा जनाब अली सीआरएच को देंगे, वो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच आएगा, एसीटीएच ज्यादा से ज्यादा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे आएगा। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स आपके पास क्या करेगी, ओवर स्टिमुलेशन करेगी ना, ज्यादा से ज्यादा काम करेगी। जब ज्यादा से ज्यादा काम करेगी, नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो आपके पास क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा। तो भाई इसी तरह आपके पास कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। वन टाइम और प्लीज, कि वो एंजाइम जो आपके पास है इनको बनाते हैं, एल्डोस्टेरोन को, एंड्रोजेंस को, कॉर्टिसोल को। अब कॉर्टिसोल का नॉर्मली काम क्या है कि कॉर्टिसोल नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, ठीक है। तो भाई अब बात करो, लेकिन अब अगर एक बंदा भाई एंजाइम ही नहीं है जिसने कॉर्टिसोल को बनाना था, अब तो कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा। अब पीछे से ये तो आता जाएगा, यहाँ से ये भी आता जाएगा, ये इसके ऊपर काम करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, बाकी बनाएगा। तो ये इस तरह चीजें आपके पास है होंगे। इस तरह कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया आपके पास आता है। तो कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, हाँ जी, ये आपके पास कैन लीड टू द, हाँ जी, कैन लीड टू द प्राइमरी सेकेंडरी इम्यूनिटी, ये मैंने आपको बात बताई। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी हेमोनूरिया। अगर इसके कुछ पॉइंट्स आपके पास, एक दो केसेस हैं, वो इंशाल्लाह कल करेंगे, तो आगे मूव करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया। इसके बाद आपकी जो डिस्कशन होगी वो डिस्मेनोरिया पे होगी, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर अटेंशन लेक्चर।